गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए कोडिंग जो है वो दी थी। उस कोडिंग को यूज़ करके, जैसे कि वो कोडिंग जो है फर्स्ट लेटर्स थे हर एक प्रिंसिपल के, आप याद रख सकते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स हैं क्या। नाउ टुडे विल डिस्कस दीज प्रिंसिपल्स इन डिटेल. So first principle is principle of division of work. As I discussed it so many times, division of work. What is division of work? जब भी पूरे काम को हम, when the whole work is divided into number of small parts and these parts are distributed among specialized people who are experts in that particular fields. When the whole work is divided into small units and each person is supposed, who is expert in that particular task, is supposed to do that task, that portion of task. For example, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो कुछ फर्नीचर को यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो कंपनी ने क्या किया, दिस इज़ पर्सन वन। कंपनी ने क्या किया, पर्सन वन को या फिर डिपार्टमेंट वन को या फिर यूनिट वन को क्या काम दिया, कट वुड पीसेस, ठीक है, लकड़ी के पीसेस को काटने का काम दिया। पर्सन टू और डिपार्टमेंट टू और यूनिट टू विल डू द जॉइनिंग ऑफ कट पीसेस, ठीक है, जो भी कट किए हुए पीसेस हैं उनको जॉइन करने का काम दिया। डिपार्टमेंट थ्री इसको, उसने जो पीसेस को जोड़ने के बाद पॉलिशिंग का काम दिया, और डिपार्टमेंट फोर को उसने फिनिशिंग टच या फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने को कहा। सो द होल वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आती है, एक्सपर्टीज़ आती है और एफिशिएंसी से हर डिपार्टमेंट अपना काम करता है, ठीक है। और रिपीटेडली जब डिपार्टमेंट वन वुड कटिंग का काम करेगा, डिपार्टमेंट टू जॉइनिंग ऑफ कट पीसेस का काम करेगा, डिपार्टमेंट थ्री पॉलिशिंग का काम करेगा, डिपार्टमेंट फोर फिनिशिंग टच देने का काम करेगा, तो वो धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, ठीक है। सो द होल वर्क शुड नॉट बी असाइन टू वन पर्सन, whole work should be divided into small units and one person, one unit of work, and according to the capacity, qualification and experience, the work should be provided to one person or one unit or one department. Clear? Now second is principle of authority and responsibility. Now what is authority? Authority means when you have power to take any important decision. जब आपके पास अथॉरिटी है, जब आपके पास पावर है, when you are assigned with the power, ठीक है, when you are assigned with the power to take some important decision, that is authority. You are given an authority, you are given a power, ठीक है। and responsibility means when you are given power, when you are given power, जब आपको पावर दे दी जाती है, you become responsible for the results of the decision which you took, ठीक है। जो डिसीजन आपने लिया है, आपको जो अथॉरिटी मिली है, उसके बाद आपने कोई डिसीजन लिया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स ऑफ दैट डिसीजन। उस डिसीजन के रिजल्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टास्क, जब यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, आपको एक काम असाइन कर दिया गया, जब आपको कट वुड पीसेस का काम दिया गया, वुड पीसेस को कट करने का काम दिया गया और आपको टाइम दिया गया कि 1 वीक के अंदर अंदर आपने ये सारे पीसेस को, सारी वुड को पीसेस में कन्वर्ट करना है। आपके नाउ यू आर गिवन, इन दिस केस यू आर गिवन एन अथॉरिटी, ठीक है। आपको सारे टूल्स अरेंज करने की अथॉरिटी है, टूल्स अवेलेबल नहीं है तो बाय करने की अथॉरिटी है। और अगर ये सब अथॉरिटी मिलने के बाद भी आपका काम 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट नहीं होता, देन ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं बिकॉज यू आर गिवन एन अथॉरिटी टू डू द पर्टिकुलर टास्क इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, ठीक है। तो ओनली देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। इफ अथॉरिटी इज नॉट गिवन, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट
answerable. Clear? Authority and responsibility. When authority is more than responsibility, ठीक है, आपको अथॉरिटी ज़्यादा मिल गई है और आप रिस्पॉन्सिबल कम हैं उस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस होते हैं और वहाँ पे कोई भी पर्सन जो है अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकता है. When responsibility is more than authority, workers will not be able to complete the job on time. जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है बट अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, अथॉरिटी के केस में अपना हाथ जो मैनेजमेंट है उसने खींचा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपका काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के लिए उन्हें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल person 1, okay, we'll see the cases of authority and responsibility. Person 1, 100 units he has to make in 1 week. If store has no raw material, उसके पास कोई भी raw material available नहीं है, then he will not be able to complete the job on time. वो जॉब कंप्लीट करने नहीं कर पाएगा टाइम पे, बिकॉज ही हैज़ नो पावर टू परचेज द रॉ मटेरियल, ठीक है. इस कंडीशन में हम ये सपोज करेंगे कि उसे रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए अथॉरिटी नहीं दी गई है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी है, उसे काम करने के लिए तो कहा गया है, ठीक है. इन दिस केस authority is less than responsibility. Okay, in this case authority is less than responsibility, ठीक है. रिस्पॉन्सिबल उसको बना रहे हैं बट अथॉरिटी उसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है. अथॉरिटी के केस में उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं. इस केस में क्या होगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे. वर्क जो है वो इट विल नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट is unity of direction. Next point is principle of discipline. Now principle of discipline means when you are bound to obey the rules and regulations or ethics of business. Clear? Now another principle of discipline, another principle which is given by Henry Fayol, that is principle of discipline. What it says, obedience to rules and employment agreement for systematic working. काम करने के लिए, systematic working के लिए it becomes necessary for the management as well as the employees to adhere to rules and employment agreement for स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. फ्योल ने इंसिस्ट किया कि डिसिप्लिन इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओनली एट सबऑर्डिनेट लेवल. ऐसा नहीं है कि आपके अंडर जो काम कर रहा है उसी को डिसिप्लिन जो है फॉलो करना है, ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट एंड सुपीरियर्स शुड ऑल्सो ऑनर देयर कमिटमेंट्स टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर्स. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने कोई कमिटमेंट की है, ठीक है, कोई प्रॉमिस किया है वर्कर्स के साथ कि अगर आप इतनी प्रोडक्शन देंगे इस साल तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है. और अगर वर्कर्स प्रोडक्शन उतनी कर देते हैं, वो टारगेट पूरा कर देते हैं, उस टारगेट के पूरा करने के बाद इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू कीप देयर प्रॉमिस, ठीक है, अपना प्रॉमिस रखने की उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट सबऑर्डिनेट लेवल ओनली बट इट इज़ रिक्वायर्ड एट मैनेजमेंट एंड सुपीरियर्स लेवल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय मस्ट मीट देयर कमिटमेंट्स टूवर्ड्स वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. एम्प्लॉय तो अपना काम कर रहा है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. नाउ इट बिकम्स ड्यूटी ऑफ द सुपीरियर्स, दे also have to meet their commitments by fulfilling their promises of increments and promotions etc. यही पॉइंट मैंने अभी आपको डिस्कस किया. Now fourth point is principle of unity of command. Now what this principle says, one employee
one boss. There should be only one boss or one superior above one employee. हर एम्प्लॉय के ऊपर एक ही सुपीरियर या एक ही जो है बॉस जो है वो होना चाहिए. Now an employee should receive order from one boss. अगर वो एक से ज़्यादा बॉसेस से ऑर्डर जो है वो रिसीव करेगा, उस केस में क्या होगा? ही विल बी कन्फ्यूज्ड. ठीक है, ही विल बी कन्फ्यूज्ड. किस चीज़ में कन्फ्यूज रहेगा कि कौन से बॉस को उसे पहले फॉलो करना है. ठीक है, बॉस ए को, बॉस बी को, बॉस सी को या बॉस डी को, कौन से बॉस को वो पहले फॉलो करेगा. सो इट बिकम्स नेसेसरी दैट देयर शुड बी ओनली वन बॉस अबव वन सबऑर्डिनेट. क्लियर? यही चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं. एम्प्लॉय विल बी कन्फ्यूज्ड whose order must executed first. and सुपरवाइजर्स में क्या होगा, या सुपीरियर्स में क्या होगा, उनमें ईगो क्लैश आएंगे. सब सेम स्टेटस पे हैं. सपोज 4 बॉसेस हैं, 4 बॉसेस से उसको कमांड मिल रही है, तो जो सुपीरियर्स हैं उनमें भी ईगो क्लैश आ जाएगी कि मेरा काम पहले होना चाहिए, मेरा काम पहले होना चाहिए, या मेरा काम पहले होना चाहिए. ठीक है, तो एम्प्लॉय जो है वो ऑब्वियसली कंफ्यूज रहेगा. सपोज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी एम्प्लॉय को डायरेक्शंस मिली हैं और सेल्स डिपार्टमेंट से भी उसको डायरेक्शंस मिली हैं. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम जो है वो स्लो होता है अदरवाइज़, है ना. तो स्लो मीन्स कि उसे क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, इसलिए वो आराम से प्रोडक्शन जो है वो करेगा. और सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसका काम फास्ट होगा. क्यों? क्योंकि उससे जो है अपने पेंडिंग सेल्स ऑर्डर जो है वो कवर करने हैं. तो इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय जो है अगर उसे अलग अलग डिपार्टमेंट से डायरेक्शंस मिलेंगी तो वो कंफ्यूज रहेगा. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नाउ यूनिटी ऑफ कमांड, समटाइम्स these are interchanged, these principles are interchanged. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड में हमने किया कि हर सबऑर्डिनेट के ऊपर एक बॉस होना चाहिए. ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है? देयर शुड बी ओनली वन प्लान. क्लियर? वन बॉस, एंड इन दिस केस देयर शुड बी ओनली वन प्लान. So efforts of all employees of an organization must be directed in one direction. हर एम्प्लॉई का अल्टीमेट गोल जो है, अल्टीमेट जो प्लान है, दैट शुड बी ओनली वन. उसे अलग अलग से प्लान्स नहीं देने चाहिए, उसे एक ही प्लान जो है मिलना चाहिए फॉलो करने के लिए. सो ईच डिपार्टमेंट, ईच ग्रुप मस्ट हैव वन हेड और वन प्लान. फॉर एग्जाम्पल, अब टाटा कंपनी की हम बात करें. ठीक है, तो टाटा कंपनी जो है वो अलग अलग चीज़ों में डील करती है. ठीक है, जैसे मोटर्स है, टाटा मोटर्स, जैसे गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, या किसी भी चीज़ में ऑटोमोबाइल्स जिन्हें कहते हैं, या फिर ग्रॉसरी की आइटम्स हैं. ठीक है, या फिर गारमेंट्स भी हम इसमें ले सकते हैं. ठीक है, अभी तो इसकी बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशंस हैं, वो मैंने इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट्स लिए हैं, मोटर्स, ग्रॉसरी एंड गारमेंट्स. ठीक है, टाटा कंपनी जो है वो इन चीज़ों में भी डील करती है. तो मोटर कंपनी जो है, मोटर फील्ड जो है इसकी, या ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनकी अलग से मार्केट है. ठीक है, ग्रॉसरी है उसकी अलग से मार्केट है, उसका अलग से बिजनेस इन्वायरमेंट रहता है. अगर वो गारमेंट्स में डील करती है तो उसका अलग से एनवायरनमेंट जो है वो रहता है. हर एक का अलग से प्लान होगा. डिफरेंट प्लान फॉर एवरी डिवीजन. There should be different plan for every division. Every employee must put his efforts towards the achievement of his division's goal under one head only. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन सबके प्लान्स जो हैं वो सेम रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा. इसके प्लान्स अलग से होंगे, इसके प्लान्स अलग से होंगे, और इसके प्लान्स अलग से होंगे. ठीक है, इसका एक प्लान होगा, इसका प्लान होगा, और इसका प्लान होगा. ठीक है, सो एवरी वन मस्ट फॉलो ओनली वन प्लान. ठीक है,
नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अब आपको पता है कि ग्रुप इंटरेस्ट जो है वो हमेशा बड़ा होता है सेल्फ इंटरेस्ट से. ठीक है, ग्रुप इंटरेस्ट हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का गोल. ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, अल्टीमेटली कुछ भी ले सकते हैं, प्रॉफिट है या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स हैं, कई तरह के गोल्स होते हैं. तो हर एम्प्लॉय को इस तरह से काम करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हों. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी अचीव हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशनल, अगर तो आपका इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड मतलब कवर करना, सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. अगर आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है, ठीक है, तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है ना. तो अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, एन एम्प्लॉय को कोशिश करनी चाहिए और मैनेजर को कोशिश करनी चाहिए, इस तरह से उन्हें मोटिवेट करें कि ग्रुप ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा करने की कोशिश करें. क्लियर. Next is principle of remuneration of persons. Now what this principle says? Fewell says that employees should given just and fair remuneration. Remuneration means जो भी आप सैलरी दे रहे हैं या वेजेस दे रहे हैं in return of their services to your organization. Now remuneration given to employees should be adequate and fair. Adequate का मतलब कि उनकी जो है लाइवलीहुड वो चलनी चाहिए, और फेयर मतलब जितना उसने काम किया है उसके अकॉर्डिंगली उसके वेजेस या सैलरी जो हैं वो सेट होने चाहिए. इफ़ एम्प्लॉयज़ अंडरपेड, अगर हम उसके काम के अकॉर्डिंगली उसको कम पैसे दे रहे हैं, कम सैलरी दे रहे हैं, वो अनसेटिस्फाइड होगा, वो अपना मैक्सिमम जो है वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देगा और एम्प्लॉय टर्नओवर वहाँ पे होगी. टर्नओवर मतलब वो शिफ्ट कर जाएगा किसी और कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में. सो टू गेट मैक्सिमम एफर्ट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़ दे शुड बी पेड फेयरली. उनका मैक्सिमम लेने के लिए, उनकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के लिए आपको उन्हें सैलरी जो है वो फेयर देनी पड़ेगी. नाउ फेयर वेज इज़ डिटरमाइंड, हम कह तो रहे हैं कि फेयर वेजेस शुड बी गिवन, फेयर सैलरी शुड बी गिवन, बट फेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करेंगे फेयर सैलरीज़ के लिए. सो फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न. आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है. ठीक है. कीपिंग इन माइंड मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली कितने वेजेस, आप कितने घंटों के काम के लिए आपको देने चाहिए. वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय कंपटीटर्स, आपके कंपटीटर्स कितनी सैलरी या कितने वेजेस जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको भी वेजेस और सैलरी जो है एटलीस्ट या उनसे ज़्यादा आपको देने हैं. Now next comes principle of centralization and decentralization. Now as the name says, centralization means concentration of authority and power in few hands. Means few hands का मतलब यहाँ पे टॉप लेवल. जब सारी पावर्स, सारी अथॉरिटी जो हैं सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही होती हैं और वो लोग जो टॉप लेवल में बैठे हुए हैं, दैट सिचुएशन इज सेंट्रलाइजेशन. व्हेन पावर्स रिमेन विद वन पर्सन और फ्यू पर्सन्स हु आर सिटिंग एट द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, वो उनके पास ही रहेगी, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वही लेंगे. ठीक है. और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जब मैनेजमेंट कुछ पावर जो है वो डेलीगेट कर देती है टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर. तो व्हेन पावर रिमेन्स विद द